अच्छा जी, रेवेन्यू एनालिसिस ऑफ द फर्म अंडर पेज इम्परफेक्ट कंपटीशन, पेज नंबर 200, पेज नंबर है 200। रेवेन्यू एनालिसिस ऑफ द फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोली भी बोलते हैं, काफी बार आपने ये वर्ड सुना होगा मोनोपोली, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोली भी कहते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जहां पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जी जी, मोनोपोली मींस मतलब वही बता रही हूँ, मोनोपोली का मतलब ही बता रही हूँ। मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होंगे बट देयर इज ओनली वन सेलर, लेकिन बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। मोनोपोली एक इंडिविजुअल फर्म जिसको पूरा होल्ड होता है कि वो अपनी प्राइसेस कम भी कर सकती है, अपनी प्राइसेस ज्यादा भी कर सकती है, ठीक है। जिस भी कस्टमर से वो ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहेगी वो ज्यादा करेगी, जिससे उसने कम लेना होगा उससे कम प्राइस चार्ज करेगी, ये मोनोपोली होती है। या ऐसे इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट की कंडीशन है वेयर द फर्म प्रोड्यूस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जहां पर अगर आपके साथ कोई और फर्म भी काम कर रही है तो उनकी जो चीजें होंगी वो आपस में क्लोजली रिलेट करेंगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे एक दूसरे के। फर्म इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, फर्में जो है वो अपनी जो प्राइस है उसे कम या ज्यादा कर सकती हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि जितनी भी गुड्स वहां पर सेल हो रही होंगी वो होमोजीनियस होंगी, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो गुड्स हम सेल कर रहे होते हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, उनमें पैकिंग का, क्वालिटी का, आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू जिस भी तरह से आप उसे डिफरेंस कर सकते हो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो फर्म इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, इस वजह से फर्म जो है वो अपनी सेल ज्यादा करने के लिए प्राइसेस कम भी कर सकती है और प्राइसेस ज्यादा भी कर सकती है। व्हेन अ फर्म डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ इट्स आउटपुट, जब फर्म अपनी गुड्स की जो प्राइसेस है या अपनी प्रोडक्शन की जो प्राइसेस है वो कम करेगी, द डिमांड फॉर दैट आउटपुट इंक्रीज, तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर वो प्राइसेस इंक्रीज करेगी तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। इन परफेक्ट कंपटीशन में वी assume that firm decrease their product price to increase the sale and profit। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम ये देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में तो एक आपकी लीडर फर्म होती है जो प्रॉफिट जिसको बहुत ज्यादा होता है, फिर वही सेट करती है प्राइसेस, तो आप अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपने अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो आप जो है वो प्राइसेस को कम कर दोगे, क्योंकि आपकी सेल तभी इंक्रीज होगी जब प्राइसेस कम होंगी। या अगर आप अपना प्रॉफिट देखना चाह रहे हो, आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रहे हो तो फिर आप अपनी चीज की प्राइस को इंक्रीज कर दोगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप जो है वो प्राइसेस को डिक्रीज कर दोगे ताकि आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो और आप प्रॉफिट गेन कर सको। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये सब सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमआर एंड एआर। एमआर और एआर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बेसिकली प्राइस होती है और मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास होता है चेंज। हमने बताना है कि हर अगले यूनिट की प्रोडक्शन पे हमारी टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा एमआर है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में आप एमआर और एआर में भी डिफरेंस कर सकते हो, क्योंकि पीछे जो परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा वहां पर एमआर एआर का कर्व सेम ही था, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन परफेक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कर्व में चेंज आएगा, ठीक है। पर इम्परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोली भी बोलते हैं। मोनोपोली की बेसिकली आगे आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन होती है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होंगे लेकिन बेचने वाला एक ही होगा, जिसके जिसके पास पूरा होल्ड होता है, वो अपनी प्राइसेस कम या ज्यादा कर सकता है, जिससे उसको दिल चाहेगा वो प्राइस ज्यादा लेगा, जिससे दिल चाहेगा उसे प्राइस कम लेगा। ये जो अपनी मर्जी से हम प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम, इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। हम अपनी मर्जी से जो प्राइसेस चार्ज करते हैं, किसी से हम ज्यादा प्राइसेस ले रहे हैं उसी चीज की, सेम गुड हम सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से हम उसी गुड की प्राइस जो वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और कुछ से हम उसी गुड की प्राइस को कम ले रहे हैं। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप सेम गुड्स की डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलती है। आप अपनी मर्जी से अपनी चीजों की प्राइस कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, आप चाह रहे हो कि आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप प्राइसेस डिक्रीज भी कर सकते हो, क्योंकि आप प्राइस कम करोगे तभी आपकी सेल ज्यादा होगी। और अगर आप प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहे हो,
ठीक है, और आपको पता है कि इर्द गिर्द कोई और ऐसा है नहीं जो चीज आप सेल कर रहे हो कोई और भी सेल कर रहा हो, तो फिर आप अपनी चीज की प्राइस हाई करके भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन में आपका ए आर और एम आर का कर्व जो है वो सेम था, पेज 199 पे बना हुआ है। एम आर और ए आर का कर्व आपका मार्जिनल वैल्यू और एवरेज वैल्यू का कर्व बिल्कुल फिक्स है, स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो सेम नहीं होता, इनमें डिफरेंस आ जाता है। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप नीचे टेबल बनाना है। टेबल में उन्होंने प्राइसेस दी हुई है, पर यूनिट के हिसाब से प्राइसेस है और यूनिट्स दिया है जिनकी आपने प्रोडक्शन करनी है, उसमें से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपने फाइंड करना है। प्राइसेस जो है वो हमारे पास है, प्राइसेस हैं हमारे पास पहले फर्स्ट यूनिट की प्राइस 10 दी हुई है, पर यूनिट के हिसाब से पहली प्राइस 10 है और यूनिट आपने एक प्रोड्यूस किया है। फिर आप प्राइस कम हो गई, आपने यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए। जैसे जैसे प्राइसेस कम होती जा रही है मार्केट में, आप सेल इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, अब सिंपल जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर हम प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा टेबल ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास प्राइसेस दी हुई है, प्राइसेस के साथ साथ आउटपुट दी हुई है जिसकी हमने प्रोडक्शन करनी है। पहली प्राइस 10, फिर 9, फिर 8। आप अपनी मर्जी से प्राइसेस इंक्रीज भी कर सकते हो, आपने जस्ट टेबल पॉइंट करके बताना है कि है क्या। 1, 2 और 3। अब आपने टोटल रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फाइंड करने का फॉर्मूला, प्राइस को अगर हम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। टोटल रेवेन्यू बेसिकली हमारी इनकम होती है। अपनी सारी आउटपुट को सेल करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आपका टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू प्राइस और आउटपुट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, प्राइस को आउटपुट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। प्राइस आपके पास 10 है, आउटपुट आपके पास 1 है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट टाइम में जो आपने प्रोडक्शन की उसको सेल किया तो आपके पास 10 रुपए आए। सेकंड टाइम में आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए, प्राइस उसकी 9 थी, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 18। फिर थर्ड टाइम आपने 3 यूनिट की प्रोडक्शन की और प्राइस तब 8 थी, 3 को 8 से जब दोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24। 4 यूनिट की प्रोडक्शन और उस टाइम पे प्राइस जो थी वो 7 थी, तो ये आपके पास हो गया 28। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो, मार्केट में प्राइसेस कम होती जा रही हैं तो आपकी सेल भी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप अपनी प्रोडक्शन जब वो इंक्रीज करते जा रहे हो और टोटल रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? मैम एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? मैंने बताया था एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस क्या होती हैं, हमेशा सेम होती हैं। तो एवरेज रेवेन्यू अगर आप के पास फाइंड करने का टाइम नहीं है तो आप सिंपल एवरेज रेवेन्यू, और प्राइसेस हमेशा सेम होती हैं तो जो आपकी प्राइसेस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है। प्राइस पहली 10, नेक्स्ट आपके पास 9 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद आपके पास 7 है। ये एवरेज रेवेन्यू निकल आया। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आपने बताना है चेंज। चेंज अब किस किस में चेंज हमारा जो है वो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। हमारी आउटपुट में चेंज की वजह से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। अब चेंज हम कैसे बताते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे? आप सेकंड रेवेन्यू में से अपना फर्स्ट रेवेन्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास रेवेन्यू आ जाता है। सेकंड रेवेन्यू में से फर्स्ट रेवेन्यू आपने माइनस किया तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इन्होंने एज इट इज वही लिखी हुई है 10। ठीक है, आप यहाँ से बेशक इस स्पेस को आप खाली छोड़ दो, या अगर आपने 10 लिखना है तो आप 10 लिख दो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है जिसमें से हम माइनस कर सके। तो सेकंड रेवेन्यू हमारे पास 18 है और फर्स्ट रेवेन्यू हमारे पास 10 है। 18 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू है। इसी तरह से चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट का क्या मतलब है? सेकंड आउटपुट में से फर्स्ट आउटपुट आप माइनस कर दोगे तो आपके पास चेंज इन आउटपुट आ जाएगा। सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू आपने माइनस करनी है। अब सेकंड वैल्यू आपके पास है क्या? 2, और फर्स्ट आपने प्रोडक्शन की 1 की तो चेंज आपके पास 1 आया। 8 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाली वैल्यू को टोटल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू निकालना है तो 24 में से 18 आप माइनस कर दोगे
तो कितना आएगा 24 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और आउटपुट 3 में से 2 गए 1, तो 6 को अगर 1 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 ही आएगा। इसी तरह से 28 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। जैसे जैसे आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जब वो डिक्रीज होता जा रहा है, इसका चेंज मतलब पहले आपके पास 10 थे, फिर आपके पास जो इंक्रीज आया वो 8 का आया, उसके बाद 6 का इंक्रीज आया आपके रेवेन्यू में और फिर आपके पास 4 का इंक्रीज आया आपके रेवेन्यू में। ये आपके पास मैम माइनस ये है 10 कैसे आया? जी। ये पहले MR में 10। एमआर क्या, एमआर कैसे आया? एमआर का फार्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन आउटपुट। नहीं आउटपुट में मैम, चेंज ये पहले जो 10 है। जी जी, ये हम फर्स्ट वैल्यू एज इट इज या तो आप छोड़ दो या फिर आप पहली पहली वैल्यू ही लिख दो, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई वैल्यू है नहीं जिसमें से हम चेंज बता सकें। तो ऐसे छोड़ना है तो ऐसे छोड़ दो, और अगर वैल्यू आप फर्स्ट वाली लिखना चाहते हो तो फर्स्ट वाली लिख दो, वो मसला नहीं। समझ आ गई है? मैम ये दोबारा यस मैम। पढ़ा दे। क्या दोबारा पढ़ाना है? यही मार्जिनल कॉस्ट, और इसकी ना एक डेफिनेशन थी जो आपने पढ़ाई थी ना, उसमें था कि सेल में कमोडिटी की सेल में एक यूनिट की चेंज आएगा। ये समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी, वो ये देखो ना, पहले आपने 1 यूनिट की प्रोडक्शन की, ठीक है, उसपे प्राइस 10 थी, आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 10। दूसरे यूनिट की प्रोडक्शन की, उस पे प्राइस 9 थी, 10 में आपने 8 और ऐड किए तो 18 आपके पास टोटल आया, ठीक है। टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना हो गया 10 से 18, ठीक है। पहले आपने 10 यूनिट जो है वो अर्न, मतलब 10 क्या कहते हैं प्रॉफिट आपने अर्न किया। उसके बाद जब आपने सेकंड यूनिट की प्रोडक्शन की, उसे जब आप मार्केट में सेल करने गए तो आपको 18 रुपीज मिले। तो मतलब पहले आपने सिर्फ 10 रुपीज अर्न किए, अब आपको 18 मिले, तो मतलब 8 का इजाफा हो गया ना आपके रेवेन्यू में। तो ये वही बता रहे हैं कि पहले आपने 10, जब आप मार्केट में उस चीज को आपने सेल किया तो आपके पास टोटल 18 हो गए, तो इजाफा कितने का हुआ 8 का। कितना और चेंज आया, आप जब उसे अपनी प्रोडक्शन को आपने सेल की तो आपने 8 एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, ठीक है। ये चेंज बता रहे हैं बेसिकली कि पहले आपने 10 दिए, फिर जब आप दूसरी दफा सेल करने गए तो आपको 18 रुपीज मिले, मतलब 8 एक्स्ट्रा आपने अर्न किए। फिर जब आप तीसरी दफा सेल करने गए तो टोटल आपके पास टोटल रेवेन्यू 24 हो गया, 18 से 24, तो कितना चेंज आया 6 का चेंज आया, मतलब अब आपने 6 रुपीज ज्यादा अर्न किए। फिर जब आप 4 टाइम सेल करने गए अपनी प्रोडक्शन तो 28 रुपीज, आपको 24 से आप 28 पे आ गए हो, तो अब कितने का इजाफा आपकी उसमें हुआ, रेवेन्यू में हुआ, वो 4 का हुआ। तो ये बेसिकली चेंज बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करते जा रहे हो, उस प्रोडक्शन को सेल करते जाओगे, तो हर अगले यूनिट को जब आप सेल करोगे तो आपका जो इजाफा है वो इंक्रीज होता जाएगा। पहले सिर्फ 10 थे, 10 के बाद आपने 18 अर्निंग की, 18 जब आपने अर्निंग की तो उसमें 8 एक्स्ट्रा थे, क्यों, पहले 10, 10 प्लस 8 18 हो गए। चेंज बताना है आपने कि अगले हर अगले यूनिट की प्रोडक्शन को जब आप सेल करोगे तो फिर आपको कितना कितना प्रॉफिट होगा। आगे समझ? यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, अब ये टेबल मैंने हाफ बनाया है। टेबल अगर आप कंप्लीट करोगे तो बुक में देखो, जैसे ही प्राइस जो है वो 6 हुई, प्राइस 6 पे आपने यूनिट जो है वो 5 प्रोड्यूस किए, 5 यूनिट की प्रोडक्शन पे आपको जो टोटल रेवेन्यू है वो 30 हो गया, यानी टोटल जो अर्निंग आपने की वो 30 रुपीज की। एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस हमेशा सेम होती हैं तो वो 6 ही है। मार्जिनल रेवेन्यू आपका 2 हो गया, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करते जा रहे हो, प्रोडक्शन ज्यादा करने से आपकी सेल तो बढ़ रही है, लेकिन सेल में जो अर्निंग में जो इजाफा है वो कम होता जा रहा है। उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन ये हो सकती है कि मार्केट में कोई नया कंपटीटर आ गया है जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, इस वजह से आपकी सेल जो है वो, आपका जो रेवेन्यू है मार्जिनल रेवेन्यू, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आपने 4th यूनिट की प्रोडक्शन, 4th प्राइस थी, उस पर 7 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, 7 यूनिट को जब आप मार्केट में सेल करने गए तो आपको 28 जो रुपीस है वो टोटल मिले, वो आपका टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम। इसी तरह से माइनर रेवेन्यू आपका नेगेटिव चला गया, यानी कि कंपटीशन दोबारा से स्टार्ट हो गया, इस वजह से माइनर रेवेन्यू हमारा नेगेटिव भी हो सकता है।
ठीक है, इस पूरे टेबल को उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है और नीचे उन्होंने बुलेट्स की सूरत में 3 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हुई है कि व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन पॉजिटिव, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था यानी 10, 8, 6, 4, अभी तक ये सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आ रही हैं, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, अगर इसी टेबल को थोड़ा सा वैल्यू सब आप फाइंड कर लोगे ना, टोटल रेवेन्यू को प्राइस और उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मैम यहाँ टेबल में लास्ट में मार्जिनल रेवेन्यू में -2 और -4 लिखा है, तो ये रुपीस हाँ में जी, कैसे -2 और -4 आ सकता है? ये नहीं इसका ये समझ मतलब है आपको रेवेन्यू अर्न ही नहीं हुआ, जो चेंज आया है वो नेगेटिव फॉर्म में आया है। यानी 30 से देखो आप टोटल रेवेन्यू देखो, पहले आपका 28 था, 28 से फिर 30, 30 से फिर जब आपने नेक्स्ट टाइम सेल की है, पूरा टेबल ही बनाना पड़ेगा, 6, 5, मैम जो नेगेटिव वैल्यू है वो लॉस इंडिकेट कर रही है। हाँ जी, वो मतलब उतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। हाँ जी, वो लॉस इंडिकेट करेगी। अब ये टेबल आगे पीछे हो गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। देखो, कौन पहले आपका टोटल रेवेन्यू 10 था, 10 के बाद 18, 18 के बाद 24, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 30 पे आके जब आपने 30 पे आपने 5 यूनिट की प्रोडक्शन की, 5 यूनिट की प्रोडक्शन की मार्केट में जो प्राइस थी वो 6 थी। इन 5 यूनिट को जब आप मार्केट में सेल करने गए तो आपके पास 30 आपको रेवेन्यू मिला। नेक्स्ट टाइम आपने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज की है और मार्केट में उसकी प्राइस कम हो गई है, ठीक है, अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने से बेसिकली तो आपकी सेल इंक्रीज होनी चाहिए थी, जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आपने यूनिट अपने ज्यादा प्रोड्यूस किया और उसे जब आप मार्केट में सेल करने गए हो, तो तब भी देखो आपको टोटल रेवेन्यू 30 ही अर्न हुआ है, यानी कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। फिर जब आपने 7 यूनिट की प्रोडक्शन की, 7 यूनिट की प्रोडक्शन पे जब आप उसे मार्केट में सेल करने गए तो प्राइस जो थी वो 4 थी। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो 28, यानी आपका रेवेन्यू पहले से और ज्यादा कम हो गया, 30 और फिर 28, यानी पहले पिछली दफा जब आपने सेल की तो वो वही 30 रहा। फिर जब आप 7 यूनिट की प्रोडक्शन करके उसे सेल करने गए हो मार्केट में तो वो रेवेन्यू आपका पहले से कम हो गया है। ठीक है, तो ये मतलब कि मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, कोई न्यू फर्म आ गई है, ठीक है, जिसकी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी है, कुछ भी रीजंस हो सकती हैं, तो इस वजह से हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जब आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो, लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन वैल्यूज जो है वो आपकी कम या ज्यादा, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कम या ज्यादा होता रहेगा। और ये जो है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू ये सिर्फ आपको चेंज बता रहा है कि हर अगले यूनिट की प्रोडक्शन में जब आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो तो आपके प्रॉफिट में कितना इजाफा हो रहा है। सपोज अगर आपने इस मंथ में अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है और आप किसी को बता रहे हो कि आपको प्रोडक्ट सेल करने पे 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अब आपने अपनी यानी 100 यूनिट की आपने प्रोडक्शन की, उस पर आपको 10% प्रॉफिट हो गया, ये इस मंथ का है। अब अगले मंथ जब आपको इस बार 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी ना कि अगर मैं अपनी प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज करूं तो मैं प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो और उसी ज्यादा प्रोडक्शन को अगर आप मार्केट में लेकर जाते हो सेल करने के लिए, इस दफा आपको 10% हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप उसे सेल करने जाते हो तो आपको प्रॉफिट जब वो 5% होता है तो चेंज आ गया ना, यानी 10 से आप बजाय इसके कि आप 15, 20 पे जाते, आप बैकवर्ड आ रहे हो, पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, 10 से आप 5 पे आ गए हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई नया कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, कोई नई कंपटीटिव फर्म आ गई है, कोई नया सेलर आ गया है मार्केट में, ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट्स आपसे ज्यादा बेहतर है। इस वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो नेगेटिव चला गया है। मैम इस वजह से हमारे जो टोटल है, जी जी मैम ये जो सा नेगेटिव में गया, हम इससे ये कह सकते हैं कि यानी कि ये जो सा इस यूनिट में कंपनी को लॉस हुआ, यानी कि प्रॉफिट गेन नहीं हुआ। हाँ जी, कह सकते हो प्रॉफिट गेन नहीं हुआ, कि आपका रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है, कह सकते हो। मैम ये मैम स्टार्ट में आपने नेगेटिव 10 लिखा है। नहीं, वो आपको वो डॉट डॉट बताया था कि आप फर्स्ट वैल्यू या तो एज इट इज छोड़ दो या उसकी जगह डॉट लगा दो या फिर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ये माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव का 10 है। ठीक है,
यस मैम, अब ठीक है। बुलेट्स में जो 3 वैल्यूज बताई हैं, उन्होंने कहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन पॉजिटिव। जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था, देखो 2 तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। और व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम 0, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 था, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 में हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो सेम रहा है, उसमें चेंज नहीं आया, यानी पहले भी 30 था और बाद में भी 30 है, उसमें चेंज नहीं आया। और व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हुआ है यानी -2 और -4 हुए हैं, तो देखो हमारा टोटल रेवेन्यू पहले से कम हो गया है, 28 और 24 पे हम आ गए हैं। तो ये 3 बातें आप अपनी एक्सप्लेनेशन में लिख दोगे तो ये भी ठीक है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्म है उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। जब मार्जिनल रेवेन्यू किसी फर्म का 0 हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स ही रहेगा, यानी 30 था तो 30 ही आपको दोबारा मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है किसी फर्म का, तो इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो लॉस में जा रही है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर हो गया? मैम मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बताएं जरा। मार्जिनल रेवेन्यू चेंज बताता है कि हर अगले यूनिट की सेल पे आपने कितने % प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। ये देखो, सपोज आपने फर्स्ट टाइम अगर प्रोडक्शन की, उससे जब आप सेल करने गए तो आपको प्रॉफिट हुआ 10%। सेकंड टाइम जब आपने प्रोडक्शन की, आप उसे सेल करने गए, आपको प्रॉफिट हुआ 15%, ठीक है। आप ये कहोगे कि इस बार मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 15% हुआ है, मतलब 10 पिछला और 5 इस टाइम का, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 15% आपने प्रॉफिट गेन किया है। तो चेंज आपका कितने का आया? 5% का चेंज आया। वो जो 5% का चेंज आया है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। हर पिछली वैल्यू को ऐड करके आप बताओगे कि आपकी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है। 10% पिछले मंथ हुआ, इस बार जब आपने प्रोडक्शन की, उसे जब आप सेल करने गए 5% और हो गया, तो 10 में 5 ऐड करोगे, टोटल प्रॉफिट अब तक जो आपकी फर्म अर्न कर चुकी है वो 15% है, जो भी आपने प्रोडक्शन किया उस पे, ठीक है। तो 10 पिछला है, 5 इस मंथ का है, जो 5 इस मंथ का आपके इंक्रीज हुआ है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। क्लियर हो गया? मैम ये ऐड क्यों कर रहे हैं हम? आप पूरे साल का प्रॉफिट एक मेजर किया जाता है ना, ये तो नहीं कि हर महीने का, वो हिसाब से होता है। अगर आपकी फर्म जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो हम जो है वो पूरे साल हर महीने का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हम ऐड करते जाते हैं कि अगर पिछली मंथ हमें 10 हुआ, इस मंथ फिर 10 हुआ, 10 + 10 20% प्रॉफिट अब तक हम 2 मंथ्स में गेन कर चुके हैं। तो ये पूरे साल का रिकॉर्ड आपके जो जीडीपी होती है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट अपनी इनकम अर्न करने के लिए ये प्रॉफिट गवर्नमेंट को चाहिए होता है। मैम ये जस्ट आपको जी मैम इसमें तो फिर डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस यानी कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू में। किसमें? इसमें? यस मैम, टेबल में। हाँ जी, हो तो ये सकता न्यू है फार्म्स डिक्रीज की हो वजह से सकता है होगा? जी। न्यू फार्म्स की वजह से होगा मैम? हाँ जी, ये न्यू फंड्स की वजह से हो सकता है, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही, कुछ भी हो सकता है। काफी रीजंस मैंने आपको पहले बताई नहीं है कि जब स्टार्टिंग में आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहे होते हो, तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट के दौरान न्यू फंड मार्केट में एंटर हो जाती हैं, कंपटीशन आपका ज्यादा सख्त हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। यस मैम। वो ये था कि मार्जिनल रेवेन्यू में हमेशा एक ही यूनिट की चेंज आएगा, ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, वो अगर आप ज्यादा वैल्यूज का लोगे तो ज्यादा वैल्यूज का भी सकता है, लेकिन वो इन सबका अलग अलग ही देखोगे आप। सपोज अगर आप 6-7 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हो और वो 6-7 यूनिट्स जो आपने प्रोडक्शन किया वो आप मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हो, तो सबका मार्जिनल रेवेन्यू आप अलग अलग देखोगे। उसी की बेस पे आप डिसाइड करते हो, मार्जिनल रेवेन्यू की बेस पे, कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या आप लॉस की तरफ जा रहे हो। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज है, पहले 10 थी, फिर 8, आहिस्ता आहिस्ता आपका रेवेन्यू क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कंपटीशन मार्केट में स्टार्ट होने लगा है, कोई टफ कंपटीशन, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इस बेस पे भी जो हेल्प करता है। क्लियर है आप? यस मैम। चलो, यस मैम। अब आगे कर्व बने हुए हैं टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू का कर्व बना लोगे आप लोग? वैल्यू से नहीं बनाना तो इससे आप सिंपल भी बना सकते हो टोटल रेवेन्यू का कर्व। वैल्यूज याद है ना कि स्टार्टिंग में आपकी जो टोटल रेवेन्यू थी वो इंक्रीज हो रही थी,
कुछ टाइम पीरियड के बाद आपकी टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, ये आपकी आउटपुट है। आपने अगर टेबल से टोटल रेवेन्यू बनाना है तो टेबल से बना लो, सिंपल बनाना चाह रहे हो तो सिंपल बना लो, ठीक है। ये आपके पास रेवेन्यूज हैं, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो हमारे जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहे थे, हमें जो है वो प्रॉफिट हो रहा था। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। इस पॉइंट के बाद हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। रीजन के मार्केट में जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया है या कोई न्यू फर्म्स जो है वो मार्केट में एंटर हो गई हैं, ठीक है। क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन मेरा है, आपने अभी कहा ना कि वैल्यूज के बगैर आप बना सकते हो कर्व, तो अगर वैल्यूज के बगैर बनाए तो फिर मार्क्स तो नहीं कटेंगे? ये पूछना है मैंने। नहीं, वैल्यूज के साथ बनाते हो तो अच्छा है, लेकिन ये है कि पेपर में फिर टाइम अक्सर ये होता है कि बच्चों के माइंड से वो स्किप हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है कि वैल्यूज क्या थी और ग्राफ फिर वो सही बन नहीं रहा होता, तो वो फिर टेंशन में वो जो बन रहा होता है उसे भी गलत कर देते हैं। तो मैं इस वजह से बता रही हूँ कि अगर वैल्यूज आपको भूल गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो आप सिंपल ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो इतना टाइम रेज हुआ होता है, पेपर में पता चल जाता है कि किसने कितनी बार इसको रेज करके बनाया है। तो अगर आपको वो वैल्यूज वाला भूल जाता है तो आप ये सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हो, टाइम जाया ना हो आपका, ठीक है। समझ आ गई इसकी? जी मैम ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये ग्राफ दोबारा समझा रहे हैं, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे हमारे। हमेशा ही ड्रॉप रहते हैं। ये रेवेन्यू है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। टोटल रेवेन्यू बेसिकली एक फर्म की इनकम होती है, हम इनकम तो बोलते नहीं है, तो हम रेवेन्यू ही बोलते हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, उसे मार्केट में सेल करने के लिए लेकर जाओगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी अर्निंग ज्यादा होती रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करोगे। एक मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुंच के आप ज्यादा से ज्यादा जितना आप अपनी फर्म से अर्न कर सकते हो सेल से, आप उतना ज्यादा अर्न कर लोगे। इस पॉइंट के बाद जब आप प्रोडक्शन करोगे, उस प्रोडक्शन को आप मार्केट में लेकर जाओगे सेल करने के लिए, तो आपके रेवेन्यूज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इनकम जो है वो आपकी कम होगी। रीजन इसकी ये सकते हैं कि मार्केट में न्यू फर्म एंटर हो गई है, ठीक है, आप या आपका टफ कंपटीशन किसी फर्म के साथ जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो ये टोटल रेवेन्यू की रीजन हो सकती हैं इसके कम होने की, ये सिंपल, ठीक है। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली है, तो मोनोपोली में पहले बताया है स्टार्टिंग में कि डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस, एक ही गुड की जो हम चार्ज करते हैं उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे तो हमारी प्राइस या एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो सेम नहीं रहेगा, वो इस शेप का बनेगा, ठीक है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू का कर्व है। अगर आप टेबल के हिसाब से बनाना चाहते हो तो टेबल के हिसाब से बना लो, सिंपल बनाना चाहते हो सिंपल बना लो। ये आपका एवरेज रेवेन्यू का कर्व है। ये प्राइस एवरेज रेवेन्यू का कर्व डाउनवर्ड इस वजह से है क्योंकि हम उसी सेम गुड की प्राइस डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं, यानी हम अपनी मर्जी से प्राइस ज्यादा भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से प्राइस कम भी कर सकते हैं। ये हम पर है मोनोपोली में या इम्परफेक्ट कंपटीशन में कि अगर आपने अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो आप प्राइस जो है वो कम कर दोगे ताकि आपकी सेल ज्यादा हो जाए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई फर्म नहीं है कंपटीशन में, ठीक है, आप अकेले हो उस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो और उसे सेल कर रहे हो, तो आप अपनी गुड की जो प्राइस है उसे ज्यादा भी करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले आप हो, तो अगर आप प्राइस ज्यादा भी करोगे तो लोगों ने आपसे ही हर हाल में वो चीज परचेज करनी है। तो ये जो हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व है ये इस शेप में इसी वजह से है कि प्राइसेस हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आपने इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व नेगेटिव भी होता है, तो इस वजह से ये नीचे तक आएगा। अगर ये सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व पॉजिटिव होता तो हम यहाँ पर इसको खत्म कर देते, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व में हमारी जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव भी थी, इस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व एंड नेगेटिविटी तक आप लेकर आओगे नीचे। ये आपका 0 पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास नेगेटिव होंगी, 0 पॉइंट से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी आपके पास पॉजिटिव होंगी। ये हमारे पास आउटपुट है जितनी हमने प्रोडक्शन की। ये हमारे पास आपने किस किस का कर्व बनाया है, यहाँ पर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है, इसके अलावा हमारे पास हमने यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ किए हैं प्राइस है। वाई एक्सिस पे आप वो तीनों कर्व्स के नेम, दोनों कर्व्स के नेम लिखोगे जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। वाई एक्सिस पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू,
का डाटा होगा, प्राइस का डाटा होगा और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज होंगी। और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट तो सेम रहेगी। एवरेज रेवेन्यू का कर्व हमारे पास डाउनवर्ड इस वजह से है क्योंकि प्राइसेस जो है वो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू हर अगले यूनिट की प्रोडक्शन को जब हम मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम होती जा रही है। 10 से 8 से हम 6 पे आए, 6 से 4 पे, 4 से फिर हम 2 पे, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारा रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं। फिर हम 0 पे आए और 0 से फिर हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आ गए। मतलब नेगेटिव पॉइंट आने की वजह ये है कि फर्म में जब वो मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो सेम नहीं रहा, रेवेन्यू हमारा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैम मैम यस मैम। मैम पहले एक पूछेगा। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएं मैम। ये तो बहुत लंबा है। हाँ जी, आप पूछो, कोई और पूछेगा, मैं बताती हूँ, 1 मिनट बताती हूँ परफेक्ट मैम कंपटीशन का। मैंने ये नहीं पूछना था, मैंने ये कहना था कि जितना भी सिलेबस है उसके आप टॉपिक्स के निशान लगवा दीजिएगा पेपर से पहले पहले। इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन। मैम इंशाल्लाह मैम, जी फिर जी, ना इजी हो जाएगा पढ़ना। हाँ जी, इजी तो हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैंने प्रॉफिट की टाइप्स बताई थी, कहीं थी आप लोगों को, मंडे वाले दिन जो है वो डिस्कशन जी होगी। जी जी, कहीं थी आपने। यस तो मैम। किसने कर लिया सबने? मैम बहुत इजी थी। जी जी। मैम मुझे नहीं पता था, मुझे ये बता दें, ये जो आपने हाँ, एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व बनाया और मार्जिनल का भी, मैम ये दोनों एक ही जगह पे क्यों बनाया? हम इनका अलग बनाएंगे या सेम एक ही जगह? ये एक जगह पे इसलिए बने हैं क्योंकि आप इनकी पहली पहली वैल्यूज देखो, दोनों की 10 है। माइनस रेवेन्यू की भी 10 है और एवरेज रेवेन्यू की भी 10 है, और आउटपुट जो प्राइस है वो भी 10 है, और जो यूनिट है वो 1 है। तो इनकी वैल्यू सेम है, इस वजह से ये एक ही पॉइंट से आई है। और ये हमेशा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन आप लॉन्ग टाइम पीरियड में बता रहे हो, शॉर्ट टाइम पीरियड में उसे डिस्कस कर रहे हो किसी फर्म को, ये एवरेज और मार्जिनल हमेशा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी। मैम वो जो फिर जो परफेक्ट वाला था उन दोनों का भी एक ही बनेगा या अलग हाँ अलग? जी, वो तो फिक्स होती हैं, प्राइसेस फिक्स होती हैं। प्राइसेस फिक्स होने की वजह से सब फर्मों का मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू वो फिक्स ही रहेगा, वो इस तरह से बनता है। ये परफेक्ट कंपटीशन का बना रही हूँ। ये हमारे पास आउटपुट है, ऊपर हमारे पास जितनी भी रेवेन्यूज हैं ये है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि प्राइसेस जब वो फिक्स कर दी जाती हैं एक फर्म की तरफ से, तो प्राइसेस आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो। प्राइसेस जब कम या ज्यादा नहीं होंगी तो प्राइस भी सेम, एवरेज रेवेन्यू भी सेम, और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व भी सेम होगा। ठीक है, मैम ये डॉटेड क्यों बनाया? वो बोर्ड पे इसी तरह से, इस बोर्ड पे तो इसी तरह से बनेगा, वहां पर सही बन जाएगा। नहीं इधर बुक पे डॉटेड बनाया हुआ है नीचे वाला। कौन सा नीचे वाला? वो आपकी मर्जी है, आप, वो आपको जस्ट बताने के लिए कहा हुआ है। आपने डॉटेड बनाना है आप डॉटेड बनाओ, आपने स्ट्रेट लाइन में बनाना है वैसे बना लो, वो कोई मसला नहीं है। चलो ठीक। ठीक है, अच्छा जी, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या क्वेश्चन था जल्दी से, उसके बाद फिर प्रॉफिट को डिस्कस करें। मैम परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, बस यही बता दें। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। गवर्नमेंट जब वो इंटरफेयर इतना ज्यादा नहीं करती, यानी प्राइसेस जब वो गवर्नमेंट सेट नहीं करेगी, वो मार्केट फोर्सेस सेट करती हैं। और मार्केट फोर्सेस क्या होती है कि एक पूरी मार्केट है, मार्केट में जिस फर्म को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है उसे लीडर बना दिया जाता है। फिर वो जो लीडर फर्म होती है वो जो प्राइस डिसाइड करेगी, सब उसके अंडर जितनी फर्में काम कर रही हैं उन सबको वही प्राइस फॉलो करनी पड़ती है। वो परफेक्ट कंपटीशन होता है। और जितनी भी फर्में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं सबकी प्रोडक्ट सेम होंगी, होमोजीनियस होंगी, उनमें 1% भी डिफरेंस बायर्स जब वो नहीं कर सकते। ठीक है, जब प्राइसेस सेम है तो प्रॉफिट फिर वो आप पर है कि आप अपनी सेल को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि हम प्राइसेस कम या ज्यादा करके सेल अपनी इंक्रीज नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस ऑलरेडी सेट होती हैं और चीजें भी सबकी सेम है, गुड्स जो हम सेल कर रहे हैं वो भी सबकी सेम है, उसमें हम 1% भी किसी भी मार्केट किसी भी शॉप पे जाके हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि आपकी चीज में इतने परसेंट का चेंज है और दूसरी मार्केट में जब हम गए तो वहां पर इतना चेंज था, ये हम नहीं कर सकते। तो सेल अब आप पर है कि आप अपनी सेल किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, ये परफेक्ट कंपटीशन है। क्लियर है? थैंक यू मैम। अच्छा जी, मैम वो वाला प्रॉफिट टॉपिक भी रिवाइज करवा दें। वो मैंने करवाना है, आप बेफिक्र करो, पेपर से पहले सारे टॉपिक रिवाइज करवाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट वीक टॉपिक ही रिवाइज करेंगे। ठीक है मैम। चलो प्रॉफिट पे आ जाओ जल्दी से, कौन बता रहा है प्रॉफिट? मैम मैम पेज नंबर तो प्रॉफिट बताएं। सारा पढ़ा था लेकिन उसके अंदर कॉन्टिंजेंट प्रॉफिट नहीं समझ में आया।
अच्छा, पेज बताओ मुझे, मेरा तो जल्दी से पेज मैम मैम ये कब पढ़ाया था 172 पेज वन 172 मैम ये प्रॉफिट वाला कब पढ़ाया था आपने जी मैंने नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपके जिम्मे लगाया था। मुझे तो किसी ने नहीं बताया मैम यही ये तो बहुत ग्रॉस इजी था। ग्रॉस प्रॉफिट के ना लास्ट 2 पॉइंट्स यही समझा दें, ये समझ नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट के लास्ट 2 मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट अब तो समझ आ गया होगा, अभी मोनोपोली हमने सारी डिस्कस की। यस मैम, थोड़ा बहुत। कंटिंजेंट प्रॉफिट, मैम ये मोनोपोली क्या है, मैंने नहीं सुनी थी ये बात। मोनोपोली वो होती है जिसमें एक ही फर्म होती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, और खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है, वो मोनोपोली की कंडीशन होती है, यानी उसमें पूरा होल्ड आपके पास है। टाइम खत्म होने वाला है, तो प्रॉफिट को कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मोनोपोली की समझ आ गई है? यस मैम।